वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीजल्स, जो कि एक अलग एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। इसको रुबेओला भी बोला जाता है और सिमिलरली इसके नाम का रुबेओला के जैसा ही एक डिजीज़ है रूबेला, जिसको हम लोग जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, नाम याद करने हैं। मीजल्स को रुबेओला बोलते हैं और जर्मन मीजल्स को रूबेला बोलते हैं। ये दोनों इंजेक्शंस भी इकट्ठे लगाए जाते हैं इन MMR, जो कि 9 मंथ्स की एज पे लगता है, जिसको मीजल्स, मम्स और रूबेला का इंजेक्शन बोलते हैं। तो अभी आज हम बात करेंगे मीजल्स के बारे में। मीजल्स एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो कि एक चाइल्डहुड की डिजीज़ है और ये ग्रुप है मिक्सोवायरसेस। उस फैमिली को ये बिलोंग करता है, मिक्सोवायरसेस। यहाँ पर अगर आपको ग्रुप बोले कि मीजल्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, तो हमें मिक्सोवायरस लिखना है। अगर हमें ये पूछे कि कौन सा एजेंट है, देन दैट इज पैरामिक्सोवायरस, हमें उसका लिखना है। और जो पैरामिक्सोवायरस, जो मीजल्स का जो वायरस है, वो RNA बेस्ड वायरस है और ये सिर्फ अकेला ही एक अपने टाइप का एक ही सीरो टाइप है। इसका अलग अलग सीरो टाइप नहीं है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा के अंदर 3 होते हैं, तो मीजल्स जो है इसका एक ही सीरो टाइप है। अगर हम लोग देखें, मीजल्स जो है ये काफ़ी हाईली मॉर्बिड और मॉर्टिलिटी वाली डिजीज़ है। ये काफ़ी ज़्यादा फैलती है, इससे काफ़ी डेथ भी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए सरकार ने जो है इंजेक्शन स्ट्रेटजी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया है। अगर हम देखें, मीजल्स की वजह से हम लोग एपिडेमिक तब बोलते हैं जब वहाँ पर 40% बच्चों को ये इफ़ेक्ट कर पाती है। ससेप्टिबल बच्चे जो होते हैं, जो कि माल नरिश्ड हों बच्चे, या फिर जो बार बार कांटेक्ट में आते हैं, उन बच्चों के अंदर ये ज़्यादा फैलता है। और अगर बच्चे 40% इन्फेक्टेड हो जाएं बच्चे, तो हम उसको एपिडेमिक बोलते हैं मीजल्स का। और जो हम लोग कह देते हैं कि जो मीजल्स जिनके अंदर केसेस नहीं हैं, मतलब जो कम्युनिटी बिल्कुल ही टच में नहीं थी मीजल्स के, और उनके अंदर जब मीजल्स फैलता है, तो ये 90% ऑफ द पेशेंट्स, या कह लें 90% ऑफ द पर्सनस को क्या है, इफ़ेक्ट करता है ये। जहाँ तक बात है मीजल्स की वजह से अभी भी काफ़ी सारी मौतें होती हैं। ये एक मेजर किलर है और ये एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। अगर पर्सन को इंजेक्शन लगा हुआ हो तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये छोटे बच्चों में 9 मंथ से लेके आप कह लें 5 ईयर्स वालों तक ज़्यादा फैलता है, या फिर माल नरिश्ड चिल्ड्रंस के अंदर ये ज़्यादा फैलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि चैलेंजेस क्या हैं मीजल्स के लिए, क्यों नहीं इसको एलिमिनेट किया जा सकता, तो एक तो वीक इम्यूनाइजेशन हो गया, दूसरा ये हाईली इन्फेक्शियस है, तीसरा कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इंजेक्शन वगैरह या वैक्सीन को मानते नहीं है या लगवाते नहीं है। और इसके अंदर क्या है, इसके जो एपिडेमियोलॉजी है ये डिफरेंट होती है। अगर कई बार ये क्या है, बच्चों के अंदर इतनी प्रिवेलेंट नहीं होती, ये अडल्ट्स और एडोलेसेंट्स के अंदर ज़्यादा मिलती है, किसी किसी कम्युनिटी के अंदर। और हमें यहाँ पर चाहिए कि नीड टू प्रोवाइड कैच अप मीजल्स वैक्सीनेशन टू मोर देन 130 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया। कैचअप का मतलब क्या है यहाँ पर? कैचअप का मतलब है कि एक नेशन के अंदर एक कैंपेनिंग चलाया जाए जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंजेक्शन दिया जा सके, उसको हम लोग कैचअप बोलते हैं। ये आप बार बार इन्फेक्शियस डिजीज में पढ़ोगे, जैसे कि आप लोग मलेरिया में भी पढ़ोगे कैचअप, कैचअप, कीप अप और फॉलो अप, या फिर कैचअप, क्लीन अप और मोप अप, ये पढ़ेंगे। इस बात पे ध्यान देना है कि मीजल्स का जो वैक्सीन है वो कैचअप के लिए नोट डाउन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंजेक्शन लगाया जा सके। और इसके बाद क्या है, अगर हम लोग बोलें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मीजल्स इम्यूनाइजेशन और सर्वाइलेंस स्ट्रेटजी, इम्यूनाइजेशन के साथ साथ सर्वाइलेंस की भी ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम लोग जो है मीजल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर हम कंट्रोल की बात करें, तो सबसे पहले 3 स्टेजेस हैं इसकी वर्ल्ड वाइड। इस जो बुक आपके सामने अभी डिस्प्ले हो रही है, इस पर नहीं लिखा हुआ ये। गवर्नमेंट चाहती है कि सबसे पहले 3 स्टेजेस हैं, वो है कंट्रोल, आउटब्रेक प्रिवेंशन
और तीसरा आ जाता है एलिमिनेशन। कंट्रोल में वो क्या करते हैं कि रिडक्शन ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर 1000 लोगों को जो है वो कितने कांटेक्ट में आते हैं डिजीज़ की, उसको हम लोग इंसिडेंस बोलते हैं। कोई भी जो डिजीज़ है उसके अंदर इंसिडेंस किसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ न्यू केसेस जो हमें मिलते हैं मीजल्स के एक पर्टिकुलर टाइम पे, या फिर कह लें कि जो पॉपुलेशन रिस्क पे थी उसके अंदर, उसे हम लोग इंसिडेंस बोलते हैं। और दूसरा आ जाता है आउटब्रेक प्रिवेंशन। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन करना चाहिए, लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए जिससे हम लोग आउटब्रेक को प्रिवेंट कर सकें। और तीसरा है एलिमिनेशन। जो है इंसिडेंस को अगर हम ज़ीरो कर दें कि जो पॉपुलेशन है, अगर किसी पॉपुलेशन में फैला हुआ है मीजल्स और दूसरी पॉपुलेशन को हम कांटेक्ट में ना जाने दें उसके, तो इससे भी हम लोग उसको मीजल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। WHO के अकॉर्डिंग क्या है, अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजी अपनाई गई है कैचअप, कीपअप और फॉलोअप की। कैचअप में वो क्या करते हैं, जिसमें एक ही टाइम पर वो कैंपेनिंग चलाते हैं और 9 मंथ से लेके 14 ईयर्स वाले चिल्ड्रंस के अंदर इंजेक्शन लगवाया जाता है। मैक्सिमम लोगों को इंजेक्शन, बच्चों को इंजेक्शन देने की कोशिश की जाती है। कीप अप में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 95% लोगों को क्या है इंजेक्शन दिया जा सके, जिससे कि जो न्यू बॉर्न आए हैं और जो ऑलरेडी एडोलेसेंट स्टेज में है या फिर अडल्ट हो चुके हैं, उनके बीच का जो वैक्सीनेशन का जो गैप है उसको कम किया जा सके। फॉलोअप में क्या करते हैं, बार बार नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेनिंग करना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे पोलियो का भी होता है, हर 2 से 4 साल तक ऐसा कैंपेनिंग करते रहना चाहिए, ताकि जो है नए बच्चे बॉर्न हुए हैं या फिर जो बड़े हो रहे हैं उनके बीच में अगर इंजेक्शन नहीं लगा तो उस गैप को कम किया जा सके। WHO has been promoting a reduction of 90% in measles morbidity। पहले से morbidity को काफ़ी कम किया जा चुका है 2000 तक। अब हम लोग बात करेंगे कि वैक्सीन जो एफिशिएंसी है इसकी, जो मीज़ल्स की वैक्सीन एफिशिएंसी काफ़ी कम है। इसकी जो एफिशिएंसी है वो 85% तक ही है। कुछ लोगों ने जिन्होंने इंजेक्शन लिया भी है उनको भी बाद में मीज़ल्स जो है हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये जो मीज़ल्स है ये काफ़ी कम्युनिकेबल डिजीज़ होने की वजह से कई बार बच्चों ने तो वैक्सीन लिया होता है, लेकिन इसके जो केसेस हैं वो अडल्ट लोगों के अंदर मिलना शुरू हो जाते हैं। सो नेक्स्ट है, अगर हम बात करें एजेंट के बारे में, उससे पहले ये वाला पैराग्राफ देखते हैं कि जो इंडिया के बारे में लिखा गया है। इंडिया के अंदर क्या है, ये काफ़ी मेजर डिजीज़ है टूवर्ड्स द मॉर्बिडिटी, और ये चाइल्डहुड मॉर्टिलिटी के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से पहले आप कह लो कि जो इंसिडेंस था हर तीसरे साल पर ये बढ़ जाता था मीजल्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट कि जो इंसिडेंस इंक्रीज़ है वो मीजल्स के अंदर इंडिया में कब या कैसे फॉर्म में होता है, तो एवरी 3rd ईयर जो है वो इंसिडेंस लेवल बढ़ जाता है इंडिया के अंदर। इम्यूनाइजेशन इंक्रीज़ होने की वजह से इसमें काफ़ी कमी आई है, और जो इसकी पीक है जल्दी से एकदम से बढ़ने की केसेस वो काफ़ी कम हो गई है पहले से। इसके बाद क्या है, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स के अंदर भी जो है मॉर्बिडिटी काफ़ी कम हुई है। अभी हम लोग इसकी एपिडेमियोलॉजिकल जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने जैसे पहले बताया कि एजेंट की बात करें तो इसका जो वायरस है दैट इज़ RNA पैरामिक्सो वायरस है। इसका अपना ही एक सीरोटाइप है, और ये जो वायरस है ये काफ़ी लंबा समय जो ह्यूमन बॉडी के बाहर भी ज़िंदा रह सकता है, बशर्ते कि जो बाहर का टेम्परेचर हो वो 0 से कम हो। नेक्स्ट जो है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की हम लोग बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, मीज़ल्स वाला पेशेंट ही इसका जो है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। कैरियर इसमें बहुत कम मिलते हैं। कैरियर्स आर नॉट नोन टू ऑकर, कैरियर्स नहीं होते हैं। इन्फेक्टिव मटीरियल की बात करें, जैसे कि ये डिजीज़ कैसे फैलता है, हम जैसे अभी बात कर रहे हैं, ये एक जो भी डिस्चार्जेस हैं नोज से, थ्रोट से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, ये उन चीज़ों पर जो है इसका
इन्फेक्टिविटी, ये इन्फेक्टिव मटीरियल्स होते हैं, इनके टच में आते ही लोगों को मीजल्स हो जाता है। कम्युनिकेबिलिटी की बात करें, मीजल्स हाईली इन्फेक्शियस है इन द प्रोड्रोमल पीरियड। प्रोड्रोमल पीरियड जब तक मीन्स सिम्टम्स नहीं आए होते हैं। हर एक जो भी डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसमें ये पूछा जाता है कि कब से लेके कब के टाइम तक ये जो डिजीज़ है किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर देती है। मान लीजिए कि आज कोई टच में आ गया है मीजल्स के, तो आज से लेके 10वें दिन तक जो है, जब तक कि रैशेस अपीयर नहीं हो जाते पेशेंट के अंदर, और उसके बाद के जो 10 दिन, रैश अपीयर होने के बाद के 10 दिन तक वो पर्सन किसी को भी डिजीज़ दे सकता है। तो ये उसका कम्युनिकेबिलिटी आ गया कि हाँ जी, मीजल्स जो है अभी रैशेस अपीयर होने के 10 दिन पहले से शुरू, किसी के भी टच में आए तब भी उसको हो सकता है, और 10 दिन बाद में भी हो सकता है। अपीयरेंस, द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इज अप्रॉक्सीमेटली 4 days बिफोर, 4 दिन पहले और 5 दिन बाद रैशेस के आने से, तो टोटल अप्रॉक्सीमेट 10 days हो जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द रैश, तब तक ये कम्युनिकेबल है। सेकेंडरी अटैक की बात करें तो इसका एक बार जब मीजल्स का अटैक किसी पर्सन में हो जाता है तो उसके बाद ये इसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो है वो बन जाती है। अब हम बात करेंगे होस्ट फैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन सी एज वालों को होता है। ये तो प्रिटी क्लियर है कि 6 मंथ से लेकर 3 years तक कह लो, या 5 years तक भी ये डिजीज़ है, हो सकता है। और इसके बाद हम बात करें कि ये जो डिज़ीज़ है, जिनको वैक्सीन जिन्होंने यूज़ करा है, जिनको इंजेक्शन लग चुका है, तो ये डिज़ीज़ ओल्डर एज ग्रुप वालों में भी ये नज़र आता है। इम्यूनिटी की बात करें तो कोई भी जो एज है ये इसके लिए इम्यून नहीं है। ये अडल्ट में भी हो सकता है, एडोलेसेंट एज में भी हो सकता है, चाइल्डहुड में भी हो सकता है। मतलब वन टाइम होने के बाद इसका लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन। जो माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर ये होता है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, सेल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो है कम होता है, उसके अंदर भी ये मीजल्स हो जाता है। हेल्दी चिल्ड्रन के अंदर जो है मीजल्स की वजह से वेट लॉस वगैरह और माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट फैक्टर्स की, कि कौन सा इन्वायरमेंट है जो इफ़ेक्ट करता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो लाइनें आपको येलो में नज़र आएंगी अभी। इसके जो एपिडेमिक्स हैं वो साल के कौन से एरिया में नज़र आते हैं। ये ट्रॉपिकल जोन की डिजीज़ है और ये ड्राई सीजन्स में होती है, और टेम्परेट जोन जो हमारे एरिया है उसमें ये मीज़ल विंटर की डिजीज़ है। तो विंटर्स के अंदर हम देख सकते हैं ज़्यादा लोग अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से इंडोर की वजह से, या ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन घर की ज़्यादा होती है, ज़्यादा फैमिली बड़ी होती है, उनके अंदर मीजल्स मिलता है। सो यू कैन से दैट ये विंटर की डिजीज़ है और अर्ली स्प्रिंग की डिजीज़ है, दैट इज़ फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल तक ये फैलती है। पॉपुलेशन डेंसिटी पर भी ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, और सेम 4 दिन पहले और 4 दिन बाद रैशेस के ये किसी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, जो भी पर्सन जिसको एक्सपोजर हुआ है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि सिम्टम आने तक के दिन 10 दिन से, इंक्यूबेशन पीरियड को 10 दिन माना गया है, एंड उसके बाद से फीवर हो जाता है और 14 डेज लग जाते हैं रैशेस वगैरह आने में। सो ये है इंक्यूबेशन पीरियड। कई बार ये इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट भी हो सकता है, किसी के अंदर एवरेज 7 days हो सकता है। नो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके जो क्लिनिकल जो स्टेजेस हैं। प्रोड्रोमल स्टेज क्या है? 10 दिन हुए हैं पेशेंट को टच में आए हुए और ये 14 दिन तक रहते हैं। प्रोड्रोमल स्टेज 10 दिन आफ्टर इन्फेक्शन और 14 डेज तक रहती है। फीवर, कोराइजा, स्नीजिंग, कफ, रेडनेस, रेस्पिरेटरी
सिस्टम की जो है सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर, रैशेस आते हैं। और इसका सबसे बड़ा है कि माउथ के अंदर भी रैशेस अपीयर हो जाते हैं जिसको हम लोग कॉप्रिक स्पॉट्स बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बक्कल मिकोजा पे होते हैं फर्स्ट या सेकंड मोलर्स के अंदर। फर्स्ट या सेकंड मोलर की जो स्किन है, मिकोजा लाइनिंग है, उस पर हमें जो है इरप्शन नज़र आते हैं। ये इरप्शन काफ़ी छोटे होते हैं, लाइक अ हेड ऑफ अ पिन। और इसकी जो इरप्टिव फेज होती है, दिस फेज, इसके अंदर डस्की रेड मैक्युलर एंड मैक्युलोपैपुलर रैशेस हमें मिलते हैं देखने को, जो कि हमारे सबसे पहले तो मिकोजा पर ही होते हैं, मुंह के अंदर दिखाई देते हैं। उसके बाद ये ईयर्स के पीछे से होते हुए फेस, नेक पर नज़र आते हैं। उसके बाद बॉडी पर पूरी पर नज़र आते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, रेड कलर के होते हैं, धीरे धीरे ये फेड भी हो जाते हैं और इनकी ब्राउनिश डिस्कलरेशन होती है। और ये रैशेस जो हैं धीरे धीरे ये अकेले अकेले मिलते हैं, कहीं कहीं ये ग्रुप में पाए जाते हैं। और इसके बाद क्या है, मैक्युलोपैपुलर रैशेस की वजह जैसे ही हमारी बॉडी पर निकलते हैं तो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ को भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि जब ये टी सेल, इम्यूनिटी वाले टी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाते हैं तो हम इसका टेस्ट भी देख सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए एलिजा टेस्ट या IgM अर्लियर टेस्ट किया जाता है और उसके बाद RNA RT-PCR टेस्ट है जो रिलायबल है। पोस्ट मीजल स्टेज के अंदर अगर हम देखें तो बच्चे का वेट लॉस हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसको निमोनिया डेवलप हो सकता है, और उसके अंदर कोई TB वगैरह, या फिर आप कह लो मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। तो ये था सिम्टम्स ऑफ द मीजल्स। तो इसके जो नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस एक्सेट्रा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तेरी क्लास